के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया और यहाँ लाइटिंग और पूरा जो मैदान देख के लग रहा है कि मैं 10 से 12 बजे के बीच आता तो निश्चित रूप से हजारों हजार की तादाद के अंदर लोग यहाँ पे थे। मातृशक्ति थी, जवान थे, किसान थे। आज का बहुत बड़े कार्यक्रम थे, बड़ा सावा था। और मैं मेड़ता, खीमसर और नागौर के इलाके के अंदर शादियों के अंदर आपको पता है बच्चे आगे से आगे ले जाते रहते हैं। बहुत ज्यादा समय हो गया। मैंने आपको जब आप लोग आए मेरा नाम लिखा और आपने कहा रात को ही आपको आना है। मैंने कहा आऊंगा जरूर। और मैं आपको धन्यवाद इस बात का दूंगा कि 4 बजे भी आप लोग पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित बैठे हैं। और इतनी तादाद के अंदर मातृशक्ति हमारी छोटी बहन है, छोटे भाई तेजा जी के जयकारे के साथ गहलोत की नींद भी खराब कर रहे हैं और मोदी को भी परेशान कर रहे हैं सुबह के 4 बजे। और निश्चित रूप से खियाला जो गांव है इतिहास के अंदर जाहिर खियाला के मायरे का जिक्र हमेशा होता है। 2-3 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले जादव जी महाराज की, गंगादास जी महाराज की। इतिहास नागौर के धरती पुत्रों से, किसान के बेटों से अटा पड़ा है। गायों के लिए तेजाजी महाराज ने बलिदान दिया। और इस प्रदेश और देश के अंदर ज्यादातर लोक देवताओं के अंदर आप जाओगे इतिहास के अंदर तो कोई 500 साल पहले था, कोई 400 साल पहले था, 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अगर कुर्बानी दी वो वीर तेजाजी महाराज थे जो हमारे समाज चाहते हैं, किसान कौम का गौरव थे। और आज भी हम उनके आदर्शों पर चलते हुए गाय को मां के दर्जे के रूप में मानते हैं। और सबसे ज्यादा अगर गायों की चिंता इस देश में कोई करता है तो किसान हमारे ही तरह दूसरे राज्यों के अंदर जो किसान के बेटे हैं या हम लोग हैं, कई राज्य ऐसे जो हम नहीं है तो हमारे दूसरे भाई हमारे ही रूप के अंदर वो गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा कि पिछले 10-15 साल के अंदर पहले एक जमाना होता था कि गौशालाएं नहीं होती थी और आज जमाना आ गया कि आप गाय की इतनी चिंता कर रहे हैं। कैसे से दानदाता और भामाशाह बैठे हैं जो एक व्यक्ति गौशालाएं खड़ी करने को तैयार है। और मैं तो बार बार पार्लियामेंट और विधानसभा के इस बात को कहता हूं कि गौशालाओं के लिए अंगूर, गोचर जो भी जमीन उपलब्ध हो सरकार को तुरंत गौशालाओं के लिए जमीनें अलॉट करनी चाहिए। कानून के अंदर ये बदलाव होना चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस बदलाव को हम करा के ही मानेंगे। एक बदलाव तो हमने करा दिया कि गोचर की भूमि के अंदर अलॉटमेंट करा के बदले में दूसरी जमीन दे दें। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर जब बंजारों का आंदोलन चला था, जब बंजारों के घर उजाड़े जा रहे थे तो बहुत बड़ा आंदोलन नागौर की धरती से चला और उसका फायदा पूरे राजस्थान के किसानों को हुआ जो गोचर की भूमि के अंदर सैकड़ों सालों से बसे हुए थे। कभी हाई कोर्ट के डंडे की आड़ में और कभी दूसरे कोर्ट कचहरी के डंडे की आड़ में राजनीतिक लाभ के लिए लोग कई बच्चों को उजाड़ते थे और बचाते थे। लेकिन बंजारा आंदोलन के बाद राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया, एक संशोधित आदेश पारित किया कि गोचर के अंदर अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से रहता है, उसके पक्के मकान है और उसको उजाड़ नहीं सकते आप। वो अगर बराबर की हिस्से की जमीन देता तो उसको पट्टे जारी किए। ये पट्टे अगर जारी हुए तो नागौर के बंजार आंदोलन के बाद इस नागौर की धरती के आपके लाल के संघर्ष के कारण हुए थे। गौशालाओं की को पूरी जमीन मिले और गाय को हम अभी जब लंपी की बीमारी आई थी तब आपके ध्यान में अगर हो लोकसभा में जब लंपी का मामला उठाया
मेरे राजस्थान के कई सांसद हंस रहे थे बीजेपी के पीछे बैठे बैठे मेरे। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले लंपी कहाँ है बताओ तुझे। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं गाय कहाँ है। जब गाय का ही पता है तो लंपी कहाँ से होगी? तुम जीत गए बीजेपी की टिकट में। और जब दोबारा लंपी आई तब वो कह रहे थे बहुत ज्यादा गाय चली गई। और भाइयों जब तेजादशमी का मेला था और आप लोग करनाल आए होंगे उस दिन कई लोग, मैंने कहा था कि हे तेजाजी महाराज हमें बचाओ। और मेरे हिसाब से तेजादशमी के बाद लंपी राजस्थान से आउट होती ही चली गई। लंपी चली गई थी, ईश्वर की कृपा से ही सारी दुनिया चल रही है। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा मोदी ने तो कोरोना में भाषण दिया था लोकसभा में। पहले जब कोरोना आया तो मोदी ने जिद करी और मैं उसका 1 घंटे का भाषण था लंबा। कोरोना यहाँ नहीं आएगा। तो हमने सोचा बात होगी ऊपर नीचे कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आएगा नहीं। सब आराम से घूम रहे थे बिना मास्क के। कोरोना आया और हम सब चपेट के अंदर आ गए। कई सांसद ऊपर चले गए, कई मंत्री चले गए, कई एक्टर चले गए, कई डॉक्टर चले गए। और दूसरी जब कोरोना की लहर आई तो मोदी खुद ही पता नहीं कहां चले गए थे। वो तो तीन लेयर का मास्क बांध के पूरा मुंह बांध के घूमते थे और पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा कि लोकसभा के अंदर हम सब पैक होके और लोकसभा की कार्रवाई के अंदर भाग लेते थे। अगर यही काम हिंदुस्तान की सरकार जब कोरोना का पहला पेशेंट मिला और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देते तो कोरोना इस तरह हिंदुस्तान के अंदर नहीं फैलता। जिम्मेदार कौन था? प्रधानमंत्री। यहाँ जिम्मेदार कौन था? अशोक गहलोत। भाई हम थोड़े थे जिम्मेदार। कोई खेल लगे सरपंच साहब के तो हाथ में नहीं थी फ्लाइट रोक देते बेचारे। ये तो यहाँ जो सरकार कहती है वही काम कर देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से सब लोग भागते हैं। दूसरी जब लहर आई ऑक्सीजन के अभाव में 50 लाख लोगों ने दम तोड़ा देश के अंदर। ये सरकारी आंकड़े नहीं है, सरकार तो 6-7 लाख के आंकड़े बता रही है। लेकिन आप देखिए क्या स्थिति थी कि अच्छे लोग टेलीफोन करते थे कि एमपी साहब एक बेड दिलवा दो, जयपुर में भर्ती करा दो, अजमेर में करा दो, आईसीयू में करा दो, रेमडेसिविर दिलवा दो। किस तरह के हालात से हमें गुजरना पड़ा। पहले जब बच्चे थे सुनते थे कि मरी पड़ी थी किसी जमाने के अंदर, लेकिन उसको साक्षात आप सबने देखा, हमने देखा, परिवार उजड़ गए। और हालात ये थी कि किसी व्यक्ति की अगर कोरोना से मौत हो गई तो परिवार के लोगों ने कहा कि अपने इसके नजदीक में जाओ, हमें कोरोना फैल जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा ना आंगनबाड़ी की हमारी बहनों को, कोरोना वॉरियर को, और सरकार के अंदर जो समय लड़ रहे थे लोग वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। वो नजारा हमने हमारी आंखों से देखा है। इस हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी को हमने हमारी आंखों से देखा है। हम भूल नहीं सकते उस तबाही को और उसे भूलना भी नहीं चाहिए। वैक्सीन लगा दिया सबके। अब देखिए अभी एक लहर और चली थी, सारे बीमार हुआ कि नहीं, वायरल हो गया था सबको, कोरोना जैसा ही था। अब पता नहीं क्या क्या होगा आगे, किसने देखा है तो बताओ। तो कोई ईश्वर ही बचा सकता हम सब लोगों को। और ये ईश्वरीय सच्चाई है जो कहीं न कहीं हमें सही दिशा की ओर लेके जाती है। वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगता है तो निश्चित रूप से गाय के साथ साथ हमारा जो सामाजिक अभी स्वार्थ बना। और पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह किसान के बेटे आगे बढ़े हर फील्ड में, चाहे नौकरियों के अंदर, दूसरे कामों के अंदर, यही नागौर था। हमारे यहाँ नहर नहीं आई थी नागौर के अंदर, पीने का पानी तो हमारा नागौर के अंदर है, नहर नहीं थी, पढ़ाई की बात नहीं थी। 15-18 साल से पढ़ाई का माहौल हुआ, धीरे धीरे बच्चे बाहर गए, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के अंदर हमारे बच्चे गए, आगे बढ़े, प्रयास किया, मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया और आपको कामयाब करने के लिए हर वो संघर्ष किया, प्रयास किया। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो हमें इस तरह संघर्ष नहीं करना पड़ता। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जाइल की सीट लगातार 25 साल के लिए आरक्षित नहीं होती। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, भाइयों, आरक्षण के अंदर भी जिस तरह पंचायतों का आरक्षण चलता है, एक बार ये पंचायत रिजर्व होती है, दूसरी बार वो होती है, तीसरी बार वो होती है। अब जाइल 77 से रिजर्व हुई, 50 साल बाद क्या होगा बताओ? 50 साल कब होंगे? 77 के 50 कब होते हैं? 23 और अनिल कितने हो गए भाई? 23 और 27। 77 में अगर कोई व्यक्ति 20 साल का था और उसे लास्ट जैसे बोर्ड 18-20 का बोर्ड देने की उसकी इच्छा हुई
तो उसमें ज्यादातर ऊपर चले गए 20 साल के, अब अगर 70-72 साल के हो जाएंगे तब तक उन्होंने क्या देखी आजादी, मुझे बताओ। जब चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तो कैसी आजादी। हाँ, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जाहिर की जगह किसी और सीट को रिजर्व कर देते और जाहिर को जनरल सीट कर देते। ये कर सकते थे। कौन करेगा, कौन आपकी पैरोकारी करेगा, किसी को चिंता नहीं है। आज जब देश के पहलवान अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें भी आपने देखा होगा जब देश की हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर आती है, तब तो मोदी और उनके मंत्री एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए जाते हैं, वाई वाई करते हैं और लोकसभा के अंदर उनके कसीदे पढ़ते हैं। जब वो तकलीफ में होती है हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, वो जंतर मंतर पे किसी बाहुबली पे आरोप लगाते हैं, सरकार चुप हो जाती है। सरकार कहती मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। तब देश का कोई सांसद उनको सपोर्ट करने नहीं जाता। अगर हमारी बेटियों को सपोर्ट करने के लिए कोई जाता है तो नागौर का सांसद जंतर मंतर पे बैठी हमारी बेटियों को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जंतर मंतर जाता है और मोदी को चुनौती देता है, प्रधानमंत्री जी हमसे पंगा मत लो। तीनों कृषि बिल के मामले में पंगा लिया था और थूक के चाटा था बीजेपी की सरकार ने उस समय भी। आज भाइयों जो जंतर मंतर में नजारा हुआ, कुछ शराबी अफसरों ने जिस तरह की बदतमीजी वहां पे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेटियों के साथ जो बदसलूकी दिल्ली की और गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने की, वो हमें याद रहेगी। मैं दिल्ली की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी पुलिस अधिकारी वहां पे थे जिन्होंने बदमाशी की, अमित शाह जी उनको सस्पेंड करें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और बाहुबली के खिलाफ जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज हुआ है उसमें कार्रवाई करें। देश के किसानों से टक्कर नहीं लें। पहले भी टक्कर आपने ली थी और आप भाग गए थे मैदान छोड़ के बीजेपी के नेता। दोबारा वो स्थिति आपकी हो जाएगी। देश का जवान अपनी बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। देश का किसान हमारे कौम के बच्चों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली को चारों ओर से घेर लेंगे, लेकिन हमारी बच्चों के आंसू, आंखों के अंदर इस तरह आंसू ये कौम कभी नहीं देखेगी। जिस कौम ने इस देश को आजादी दिलाई, आज भी जिस कौम के, इस कौम के बच्चे, देश की सरहद अगर सुरक्षित है तो हमारी बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर है। शहीदों का इतिहास उठा के देख लें। कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी कौम ने दी, जिस कौम से मैं आता हूं, जिस कौम से आप आते हैं, उस कौम के बेटों ने सीने पे गोलियां खा के 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे दुश्मनों को खदेड़ दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री जी भूल से भी हमें चुनौती मत देना, क्योंकि हमें जिन्होंने भी चुनौती दी है वो वापस प्रधानमंत्री नहीं बना, उसका काम दिल्ली में नहीं रहा। तो मैं इस आज, क्योंकि आज की घटना है, इसका जिक्र करना भी जरूरी है। दिल्ली की सरकार समय रहते चेत जाए। हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां जो बैठी है, पहलवान जो बैठे हैं, उनके साथ न्याय करे और दिल्ली पुलिस के उन गुंडों बदमाशों को जिन्होंने शराब के नशे के अंदर जो बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको निलंबित करके और उनका जो सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा है उसमें कार्रवाई करके बाहुबली को सलाखों के पीछे डाले और फेडरेशन कुश्ती संख्या अध्यक्ष से उसको हटाया जाए। यह भी इस खियाला गांव के मन से मैं अपील दिल्ली की सरकार को करने जा रहा हूं। बाकी हमारा अगला कदम ठीक होगा, क्योंकि 4-4 बजे तक घूम रहे हैं और तेरा जी महाराज ये देखकर नगर ऐसी थोड़ी लगा रहा है। 4 बजे तक जो व्यक्ति सुबह घूमता है, 5 बजे तक जाता है, तो भगवान की कृपा से मैंने जा सकता है क्या? अब मैं कितने साल से घूम रहा हूँ, कितने तो खुले सांड घूम रहे हैं सड़कों में, नहीं घूम रहे रात को, आता ही नहीं मेरे सामने। तो कब घूम रहा हूँ, किस तरह के हालात देखे मैंने, कितने मुख्यमंत्री देखे, कहाँ लड़ाई लड़ते 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 लड़ते, और सब बच्चों को मजबूत भी किया। प्रयास यही किया कि हमें सत्ता पे कब्जा करना है। 2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई तो है ही नहीं, लड़ाई तो नंबर 1 की है। कुछ लोग 2 नंबर की बात ही करते थे, क्योंकि बेचारे वो थे ही 2 नंबर। तो 2 नंबर की बात कई लोगों ने करती थी राजस्थान को, तो जानते नहीं थे, उनका कभी नंबर भी नहीं था, तो लोगों की नौकरी करते थे। भाग्य ने साथ दिया, चल गया काम। मैं खियाला की धरती से अपील करता हूँ
कि आप संगठित रहें, एकजुट रहें। आने वाला समय आपका है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। थोड़ी तकलीफ पड़ सकती है, लेकिन जब तकलीफ पड़े तो धीरे से काम ले। 4-6 महीने की और देरी है, राजस्थान में भी आपका डंका बजेगा और देश भी वापस किसान राजनीति का उत्थान इस देश के अंदर वापस नए सिर से किसान राजनीति देश के अंदर चमकेगी। क्योंकि आपने देखा होगा 5-5 कैबिनेट के मिनिस्टर होते थे, बड़ा नाम था हमारा, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीजेपी की सरकार में 2 स्टेट मंत्री है जिनको भी कोई नहीं पूछता। उनको पूछो आपका हाथ में क्या, बोले हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, फाइल ही नहीं आती हमारे पास। सही बात, बैठता हूँ उनके साथ ही बैठता हूँ हमेशा। तो भाइयों, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। हरियाणा के अंदर हमारे समाज के 50 बच्चों को गोलियों से भून दिया जाता है और हरियाणा के अंदर हमारे समाज के नेता उस खट्टर को मुख्यमंत्री के लिए सपोर्ट करते हैं और यह चौड़े होकर चलते हैं कि हम राजस्थान में सेवा करना चाहते हैं। हरियाणा को तो बर्बाद कर दिया, अब राजस्थान को तो बर्बाद मत करो, यह तो हम खुद ही कर लेंगे, सेवा करने देते हैं। है कि नहीं ताकत अपनी? ऐसे भाइयों को वहीं रखना। अपने जितने भी ठगे ठगोरे, चाहे यूपी से आए, चाहे हरियाणा से आए, चाहे दिल्ली से आए, झंडे डंडे लेके वो वापिस भेजो। बड़ी मुश्किल से आप पहली बार राजस्थान में पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद पार्टी को मान्यता दिलाई और मान्यता दिला के नए नेता तैयार किए। एक जमाना था जब गांव के अंदर जाते थे वोट मांगने के लिए तो नेता एक ही बोलता था, बाकी किसी को माइक पकड़ना हाथ में आता ही नहीं था। और अब देख लो, माइक दे दो, अगर 1-1 घंटे से पहले छोड़ दे दो, कितने नेता बन गए नए, बने कि नहीं बने? ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। तो भाइयों, हमें एक चीज ये तय करनी है कि सत्ता पे कब्जा करना है लोकतंत्र के अंदर। या तो जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो। कलम की ताकत हमें मिली नहीं और हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी जवानी आपको कलम की ताकत दिलाने के लिए पूरी जवानी बर्बाद कर दी। मंत्री पदों को 2003 से ठोकर मारते मारते 2023 आ गई। मैं कहीं झुका नहीं, रुका नहीं और आपका सम्मान देश में बढ़ाता रहा। लोकसभा के अंदर भी तेजा जी के जयकारे के साथ मैंने शुरुआत करी थी और जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब हरियाणा के लोग मेरे पास आए, क्या मोदी की सत्ता छोड़ो? तो अगर मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई किसान का बेटा 70 दिन बैठा, नागौर का सांसद था जिन्हें मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे अपने भाइयों का साथ दिया और मोदी को मजबूर किया। तो अग्निपथ देखा है, अग्निपथ का विरोध किसी ने किया, सेना के सम्मान पे कोई सड़क पाया, नागौर का सांसद था जिसने अपने छोटे भाइयों के लिए प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत आप रखना, अग्निपथ भी वापिस होगा, आप सबको न्याय भी मिलेगा, जाइल में भी बदलाव होगा, राजस्थान में बदलाव होगा। जाइल में तो बदलाव आप कर दोगे, 2 नंबर पे तो थे ही पिछली बार। हम 2 नंबर से करना क्या, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, नंबर 1 आ जाएगा और 1 पे वो 3 पे चला जाएगा। ये होगा जाइल के अंदर। ये आपको मजबूती के साथ करना है, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन मैं मेरी बात आपके बीच इसलिए कहने के लिए आऊंगा, आपने हमेशा मुझे सहयोग दिया, चाहे 14 के अंदर चुनाव लड़ा निर्दलीय, तभी मदद करी। और अब की बार जब आया था तो आपने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया। और अनिल को भी आपने बड़ी मदद इस खियाड़ा गांव से करी थी और उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान में आगे बढ़ी, स्टेट के अंदर आपकी सेवा करी। और दिल्ली में जितनी ताकत से मुझे लड़ना चाहिए उससे 100 गुना ताकत से तेजा जी के आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल गरीब को गणेश मान के उसकी लड़ाई लड़ रहा है। जिला मुख्यालय पे आप तमाम देख लें आज स्टेट के जो हालात है, किस तरह के लुटेरे नागौर के अंदर हमारे विधायक बन गए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर जगह अपना टैक्स लगा रखा है, हर जगह 5 रुपए 50 रुपए 500 रुपए रेट भी नहीं। कई जगह तो पति पत्नी साथ ही खा रहे हैं, कई पति तो पत्नी ले लेती है, पति तो पति ले लेता है। ये हालात इस नागौर के अंदर है। एक व्यक्ति है जो कहीं भी पीड़ित होता है, वो अगर नावा में पीड़ित होगा, हनुमान का दरवाजा खटखटाएगा। जाइल में अगर पुलिस तंग करेगी वो मेरे पास आएगा, अगर डीलवाड़ा में परेशान होगा मेरे पास आएगा, और डेगाना में परेशान होगा मेरे पास आएगा। ऐसे 50 विधानसभा के लोग हनुमान बेनीवाल के घर आते हैं।
और 80% की मदद भी मैं करता हूँ। और फिर दिल्ली की लड़ाई भी आप सब देख रहे हो कि दिल्ली कौन से मेरे से खुश है। दिल्ली और राजस्थान ने तो हमेशा चाहा कि आरएलपी को तोड़े, ये नया दुख तकलीफ देगा हमारे को, लेकिन तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे बढ़ी। और सरदार शहर के उपचुनाव ने ये साबित कर दिया कि आने वाला वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। भाइयों, थोड़ी अगर हिम्मत रखोगे, एकजुटता दिखा दोगे, तो राजस्थान में राज्य के अंदर आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। सबसे बड़े दल के रूप में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर आ सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम शोषित पीड़ित जो भी तबका है, तमाम वो पार्टियां जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, तमाम वो मोर्चे जो बीजेपी कांग्रेस और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनसे गठबंधन करके अब की बार राजस्थान की सत्ता पे कैसे कब्जा करें। 18 के अंदर 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए थे, 1,39,00,000 कांग्रेस ने लिए थे और 137 बीजेपी ने लिए थे। अब की बार 80 का जो हमारा आंकड़ा है वो 2-2.5 गुना बढ़ेगा, सारे लोगों का मिला के उनका कम होगा। सत्ता के बहुत नजदीक है। हिम्मत आप रखें और हिम्मत रखोगे तो सब कुछ बदलाव भी होगा। हम तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 10-15 साल पहले जब बात करते थे, आज इस देश और प्रदेश के अंदर हजारों जगह गांव-गांव तेजाजी महाराज के मंदिर बन गए। मंदिर बन के एक जयकारे के साथ आप लोग एक जगह बैठ गए। धौलपुर में भी तेजाजी का जयकारा लग रहा है, करौली में लग रहा है, जम्मू कश्मीर तक पहुंचा दिया, लखनऊ चला गया, हरियाणा चला गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, तमाम गांव का हर व्यक्ति, हर किसान का बेटा एक जय के साथ एक साथ आके बैठने लग गया। ये काम किसने किया? आपके भाई ने किया, प्रयास किया, लंबा संघर्ष विधानसभा से लेकर लोकसभा तक किया और हमेशा सत्ता को छोड़ा। मैं चाहता तो सत्ता का सुख भोग लेता। मेरा कौन था? वसुंधरा से जमीन का झगड़ा थोड़ा ही था। वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से तो था नहीं। मैं चाहता तो उसके साथ रह जाता, लेकिन मैंने झगड़ा आपके लिए लिया, झगड़ा लिया, उसको पार किया। और जब गहलोत के भी ज्यादा पर निकल गए तो बेटे को हरा के ये संदेश दिया कि सारे 2 नंबर 3 नंबर वाले नहीं है, 1 नंबर वाले बैठे हैं। बेटा हरा के जादूगरी का खिताब भी ले लिया वापिस। तो भाइयों, जो लड़ाई लड़ी थी सामने से, हर लड़ाई के अंदर जीत भी हासिल हुई। विश्वास दिलाता हूँ, आपको धोखा नहीं दूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। एक छोटा सा आह्वान करूंगा, जाहिल क्षेत्र के अंदर हमारे उधर तो पहले वैसे जाहिल मुंडवा इलाका तो एक हुआ करते थे, एक इलाके थे पहले। कॉन्स्टिट्यूंसी मुंडवा बनी तो मुंडवा कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, फिर खींवसर हो गई, हम अलग हो गए। बेहतर तक तो जाहिल और मुंडवा के हमारे सारे गांव एक ही जगह वोट डालते थे। आजकल नौजवान जिस तरह गैंगवार की घटनाएं और आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे जाहिल के अंदर, ये ठीक नहीं है। समाज की अगर संख्या कम हो गई और हम एक दूसरे को मारने लग गए तो फिर नाम लेवा ही नहीं बचेगा। मारने से कोई बचाएगा? कभी इतिहास उठा के देख ले, मारता कौन है? जो समझदार नहीं होता। 2 ही समाज राजस्थान के अंदर एक दूसरे का कत्ल करते हैं, एक तो जाट और दूसरा गुजर। जाट जाट को मारता है और गुजर गुजर को मारता है। ये समझ हमें बढ़ानी होगी। 2 पैसे अगर कमाना है, खुद का काम करना है, तो किसी को मार के मत करो, आप अपना दूसरा काम करो। ये और जीने दो। किस तरह के हालात बन गए आप बताइए मुझे। और फिर बाद में बर्बादी देखो, जो मरता है वो वैसे चला जाता है और जो मारता है उसको पुलिस मारती है और फिर उसके बच्चों के क्या हालात होती पीछे, आपको पता है इन बातों का। जो भुगत भोगी वो लोग सारे जानते हैं। मैं तो इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे इन चीजों का पता है कि कितनी तकलीफ पड़ती होगी जब 302 के मुकदमे हो जाते हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। एक नशे की प्रवृत्ति आप बताइए। आज मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि 4 मौतें हुई ना एक्सीडेंट में। कितने थे? जयपुर के अंदर हुआ था ना 4। हाँ, ओडी। तो मेरा ऐसे ही माथा ठनका। मैंने कहा पक्का जाट होगा, मैंने कहा जाट होंगे। और वो वास्तव में ड्राइवर जाट ही बच्चा था। भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो गया। 140 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, खुद तो मरा, 4-5 को और ले पड़ा साथ के अंदर, तो 3-4 अभी और पड़ी थे। 140 की स्पीड चला रहा था। मैंने वैसे कि मैं पक्का जाट होगा। ये अपने को जो लोग कहते हैं ना, कह रहे जाट है, एक इस बात को ही करा, जाट का मतलब रक्षक है। जाट रक्षा करता है। थोड़ी चीज हाथ में आती है, 140 गाड़ी दौड़ाओगे
वो तो गिरेगी कहीं न कहीं जाके। ऐसा काम थोड़ी करना है, ऐसे काम तो आगे थोड़ी बढ़ा है, कोई आगे नहीं बढ़ा। हमें ये संदेश देना है कि हम बहुत होशियार हैं, हम राज करना जानते हैं। क्योंकि राज हमें मिला नहीं, लेकिन राज मिल सकता है, और राज एक बार मिल जाएगा तो फिर आप राज को छोड़ोगे भी नहीं। राज का आनंद अलग होता है। अब राज मिला हुआ नहीं है, इसलिए राज के पास जाके वापिस आता था, चलो छोड़ो राज, छोड़ो राज को। तो राज के अंदर जाना है। ये जो रोज आप एक्सीडेंट पे आप देखिए, जिस तरह के अपराध आप देखोगे, गैंग का हीरो दूसरा और गोली चला रहा अपने बच्चे, 20,000 50,000 में कई गैंग ज्वाइन कर लेंगे और अपने लोगों को मारने के लिए 1 लाख रुपए लेके चले जाएंगे। गैंग का बॉस दूसरा और काम करने वाले हमारे बच्चे और हीरो दूसरा। तो ये काम थोड़ी बच गया हमारा, ये काम नहीं है। हमें और कुछ करना है। हमें शेड्यूल कास्ट के उन भाइयों की रखवाली करनी है, ओबीसी के उन भाइयों की रखवाली करनी है जो आजादी के आंदोलन में हमारे साथ थे, जागीरदारों के खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमसे दूर क्यों हो गए। इन चीजों पर मंथन करना है। सरपंच का चुनाव आप लड़ते हो, छोड़ो, उसके बाद सरपंच जो जीत गया उसके साथ लग जाओ, और वो बहुत ज्यादा गलत काम करे तब शिकायत करो। छोटी छोटी बातों को क्यों विकास आप रोके, और जो हारा वो तैयारी करे, अगली बार वो जीत जाएगा। ये जो थोड़ा सा सोच के अंदर बदलाव करना होगा। मेरे घर पे तो मैं कभी ये भी नहीं पूछता कि किसने किसको वोट दिया, आपकी जाति क्या है। हर व्यक्ति आता है, टेलीफोन उठाकर उसकी मदद करता हूँ, और इस उनकी कृपा से काम भी होता है। जो मेरे पास एक बार आ जाता है, कम से कम ये बात जरूर कहेगा कि हनुमान जी के अंदर कभी नेता वाली फीलिंग नहीं आती। वो तो ऐसे लगते हैं जैसे हमारे भाई है, हमारे परिवार के आदमी, ऐसा व्यक्ति है। तो ऐसे हम सबको बन के रखना। मेरे पे आप भरोसा करें। समाज का सम्मान कैसे बढ़े, तेजा जी का आदत कैसे स्थापित हो। कई लोग ये भी कहते हैं हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अरे बच्चों में जब संकट आया था, मोदी जी ने सेना को ठेके पे दे दिया, तो देश का कोई एमपी नहीं बोला था, हनुमान बेनीवाल ही था जो देश के जवानों के लिए मोदी से टक्कर ले रहा है। जोधपुर में 2 लाख की रैली करके संदेश दिया, लोकसभा के अंदर संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। भाइयों, इन जवानों की पैरोकारी अगर कोई करता है, इन बेरोजगारों की पैरोकारी कोई करता है, जब पेपर लीक हो जाता है तो सबसे पहले कोई आता है, जब गैंगस्टर किसी को मार के चला जाता है उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर कोई बैठता है, जब गरीब की कोई सुनने वाला नहीं होता है, कहीं डकैती हो जाती है, कहीं लूट हो जाती है, तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति को, गरीब आदमी को, सर्व समाज को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले आता है। और इसलिए आप सब मेरे से प्यार करते हो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और आप सब भी परेशान भी हो गए, माताएं मैंने भी बहुत चिंतित है। अगली बार जब भी कोई बड़ा खेड़ा में कार्यक्रम होगा, मैं कोशिश करूंगा कि पहले यहाँ से शुरुआत करूं। वैसे मैंने पूछा था कि 7-8 बजे मैं आऊँ क्या, बोले 7-8 तो चालू ही नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ बताओ ना। पहले आ जाता तो वही स्थिति रहती, तो मैंने कहा 12-1 बजे तक आ जाऊंगा। प्रयास खूब किया, कोशिश की, लेकिन पहुंचते पहुंचते 4 बज गई। तो ये अगर इसी तरह अपन सब मिलकर कोशिश करेंगे ना, तो सत्ता के नजदीक है। थोड़ा इंतजार करना सीख लिया तो सत्ता भी आपके नजदीक है। ये तय है कि जाइल के अंदर तूफान चल रहा परिवर्तन का, समय के साथ सारा काम ठीक होगा। दोबारा आपको भी उपस्थित होऊंगा। 2-3 काम जो आप लोगों ने बताए वो घोषणा करी। एक सड़क में खियाड़ा से कटौती बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई कारण है, उसकी वजह से नहीं बढ़ पाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, खियाड़ा कटो ये आपकी खियाड़ा से कटौती, एक सड़क और बताई थी। इन दोनों सड़कों को जल्दी से जल्दी कैसे बनाए, समय लग सकता है, इन दोनों नौका मंडी, अच्छा नौका जोधा है ना, नौका जोधा, तो जितना समय लग सकता है, और समय क्यों लग सकता है आप भी जानते हो इस मामले में। लेकिन मैं वैसे आप देखोगे तो खींवसर, नागौर, जाइल के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं, नागौर की सड़कों के अंदर, जितने जाइल की सड़कों में जितना आपके एमएलए का योगदान है 30-40% तो मेरा भी मान लो। एमपी होने के नाते आपने मुझे हमेशा जबरदस्त लीड दी यहाँ से, निर्दलीय भी। हमेशा पूरे इलाके का ध्यान रखता हूँ। आधा इलाका तो एक आरआई सर्कल मूंडवा से निकल के आया था। प्रयास मैं हमेशा करता हूँ कि जाइल के अंदर विकास कैसे, विकास को गति मिले। ये हमारा जो रेतीला इलाका है, सबसे बड़ी दिक्कत है ढाणियों के अंदर पानी, बिजली और सड़क, स्कूल की।
हम प्रयास करें और निश्चित रूप से जाहिर को आगे लाएंगे, नागौर को आगे लाएंगे और जितने भी बातें हमने आपके बीच कही कोशिश यही करेंगे कि 100 में से 100 बात पूरी हो। नहीं भी होगी तो अभी तो कोई उम्र ही ज्यादा मेरी नहीं, चिंता क्यों करो, आगे फिर चुनाव फिर कर देंगे। अब की बार वाले घर चले जाएंगे तो नंबर आ जाएगा। आप निश्चित रहें, खियाड़ों को विकास में बहुत आगे। एक आह्वान करूंगा, आपस में झगड़े नहीं करने हैं, एक दूसरे की मदद करनी है और सबको साथ लेके चलना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।